अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में और उसमें हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी, F इज इक्वल टू एम ए, या पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। और या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं एम ए के बराबर। क्यों? क्योंकि ए आपके पास किसके बराबर होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। ये हमने डिराइव किया था। अब इसी के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो हम कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले देखो, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देखा था, ठीक है। असल में वो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने उस वक्त पढ़ा था। अब आप ये पढ़ेंगे कि कैसे ये सेकंड लॉ जो है, कैसे सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को सपोर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कैसी ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव कर रहा है, अगर ऑलरेडी वो मोशन में है और उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन अगर उस पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी रेस्ट में है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ही जीरो है, ठीक है, उसको ये किया जाए कि उसको उस पर कोई फोर्स ना लगे, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। वो सपोर्ट आपको यहां से मिलता है, वो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में प्रूव किया था, वो था F इज इक्वल टू दिस। हाँ, तो यहां से आप नहीं, सेकंड लॉ में प्रूव किया था ये, ठीक है, F इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट लॉ में आपको इसमें से फर्स्ट लॉ डिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, F ये वाली एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू, इसको फिर से लिखते हैं, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है, लिखा ना। फिर उसके बाद इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये टी यहां डिवाइड में है ना, हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसके, F के, ठीक है। F इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, ओके। अच्छा सुनो, अब यहां पे आप लिखते हो F इंटू टी इज इक्वल टू, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इस m को मल्टीप्लाई करना है v के साथ भी और u के साथ भी। ब्रैकेट का वही मतलब होता है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। m इंटू वी मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, एम वी, और फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, जहां पे कोई निशानी ना हो प्लस की निशानी होती है, यहाँ पे निशानी है माइनस की, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ में क्या है, u, तो यहाँ पे भी u आएगा, लिखा आपने, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कहां से आई, यहां से ही आई ना, ठीक है, कोई नया नहीं है ये, ठीक है, इसी में से आया ये। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये यहां से आ गया। अब मुझे ये चीज आप बोलो कि देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, रुके हुए होने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है। या पहले ऐसा मान लो कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हम स्पेशल केस में यू की जगह पे जीरो लगाएंगे, ठीक है। पहले हम जनरली निकालेंगे, मान लो ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जो भी है यही है, ठीक है। इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनल इनिशियल हो ही नहीं सकता ना। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक ही वेलोसिटी से जाएगा ना, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी में चेंज आई, इसका मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा है। हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर फोर्स ना लग रहा हो, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। देखो अब यहां पे क्या है, फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। फोर्स ना लगने का मतलब क्या है कि फोर्स कितना है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक मैं कह रहा हूं, फोर्स ना लगने का मतलब है कि फोर्स जीरो है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आप रखो, इसका नाम, फोर्स जीरो है, फोर्स लो आप जीरो, क्यों लोगे जीरो, क्योंकि फर्स्ट लॉ के मुताबिक, ठीक है, फोर्स ना लग रहा हो, ऑब्जेक्ट
पर फोर्स ना लग रहा हो तो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो यूनिफॉर्म, अगर वो वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, यही तो कह रहा है फर्स्ट लॉ। तो एफ उसमें लेकिन फोर्स जीरो होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें जीरो पुट करो, एफ की जगह पे जीरो लिखोगे, बाकी सब वैसा का वैसा ही लिखो। तो आप क्या लिखोगे, एफ की जगह क्या लिखोगे, जीरो, क्यों, ये तो फर्स्ट लॉ से आया ना, ठीक है। इनटू में टाइम, इनटू टाइम, टाइम कुछ भी हो, टाइम का असर ही नहीं पड़ेगा इस पर, क्यों, वो अभी आप देखोगे, इज इक्वल टू एम इंटू वी, एन, हाँ वी रखो या यू रखो, आपकी अपनी मर्जी है, अभी हम फिलहाल के लिए वी रखते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम देखते हैं, जैसे हमें पता नहीं है कि फाइनल, हमें यहाँ पे तो पहले लॉ ने ये तो बोल दिया था स्टेटमेंट में ही कि अगर वो u वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी इनिशियल अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी क्या रहेगी, u ही रहेगी, क्यों, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है तो वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि चेंज हो रही है, हम यहाँ पे लिखेंगे v, ठीक है, मान लेते हैं, माइनस m यहाँ पे ऐसे ही है और फिर इसकी अपनी वेलोसिटी u, ठीक है। जीरो को मल्टीप्लाई करो किसी के साथ भी, आंसर क्या आता है, जीरो, तो यहां पे आएगा विच इंप्लाइज, यहां पे आएगा जीरो, विच इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब इसको क्या करो, ये माइनस वाली टर्म को इस साइड में लेके आओ इक्वल टू के, ये माइनस वाली टर्म क्या बनेगी, प्लस, ठीक है, विच इंप्लाइज हम लिख सकते हैं एम यू को लेके आ रहे हैं ना, माइनस में थी ना, अब यहाँ पे प्लस में होगी, निशानी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही तो होता है चेंज हो जाना, ठीक है, ये प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस वाला प्लस बन गया, इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है, विच इंप्लाइज आप ऐसे इसको लिख सकते हैं एम, आप इसको ऐसे लिखो, एम यहाँ पे किसमें है, यू के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, एम है ना यू के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां से एम को हम इस साइड में लेके आएंगे, तो ये इसके किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, m और m क्या हो जाएगा, कैंसल, विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू v। आपको यहां से मिल गया फर्स्ट लॉ का प्रूफ। फर्स्ट लॉ कह रहा था अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है, हमने u खुद पकड़ा है, अगर कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u से मूव कर रहा है, तो फोर्स उस पर कोई एक्सर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि फोर्स जीरो है, तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल के बराबर आ रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी, जो है, वो एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी ही के बराबर है, ठीक है, जो पहले से उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था उसी से चलता रहेगा, क्योंकि फाइनल भी वही निकली ना, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बराबर निकले, तो इसका मतलब वो उसी से चलता है, उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, ये है इसमें से फर्स्ट लॉ। अब दूसरा केस इसका, दूसरा केस देखो, अब ये कह रहा है, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, एफ इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अब देखो, ठीक है, वो हम वहां से प्रूव कर लेते हैं, बार बार इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या प्रूव किया हमने, v इज इक्वल टू यू, अभी प्रूव किया ना हमने, ठीक है, v इज इक्वल टू यू। अगर ऑब्जेक्ट अब इनिशियली रुका हुआ है, पहले से ही रुका हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो, लेकिन अभी हमने यहां से एक्सप्रेशन निकाली कि v जो है वो u के बराबर, या फिर u जो हमने अभी निकाला बराबर है v के, ठीक है, अभी हमने प्रूव किया ना यहाँ पे, ठीक है, u किसके बराबर है, v के, तो अगर u जीरो होगा तो सीधी सी बात है ना, v भी जीरो होगा ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो v भी जीरो होगा ना, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही रेस्ट में है, यानी कि जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो फिर बाद में भी रुका ही रहेगा, वही v जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि u भी जीरो है तो v भी जीरो होगा ना, u की जगह पे जीरो लिखो, वो यहां से आया क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इज इक्वल टू v, इज इक्वल टू v, u की जगह पे जीरो, तो हो गया ना, ये जीरो इक्वल टू v लिखो या v इज इक्वल टू जीरो लिखो, एक ही सी बात है ना, तो v किसके बराबर है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो फिर से इसी जीरो में ही रहेगा, जीरो वेलोसिटी पे ही रहेगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है, किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। दोनों केसेस हो गए प्रूफ, लेकिन तब जब फोर्स जीरो होता है, ठीक है, फोर्स जीरो होना जरूरी है, फर्स्ट लॉ ही कहते हैं ना, ओके। अब क्वेश्चंस, इसमें कुछ एग्जांपल्स रह गए थे, वो एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे 2.1, ठीक है,
कह रहा है ए कांस्टेंट फोर्स। आप जब मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं आप अपनी बुक्स अपने पास रखा करें ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ सकें बुक से, ठीक है, वरना ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन तो काफी टाइम लगेगा। ओके, ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है फोर्स दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वो वाला फोर्स जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देखो एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पर जो कि हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है, दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। अच्छा, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। जो जो चीजें इसमें गिवन है मैं वो लिख रहा हूं पहले। 5 kg का मास, 5 kg मास है एक ऑब्जेक्ट का जिस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड के लिए वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का, 5 kg का, उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाया जा रहा है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। फोर्स हमें पता नहीं है, दिया नहीं है, 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया गया है और ये है उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, कहां से? 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि पहले ही ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ दौड़ रहा था, चल रहा था, वेलोसिटी उसकी पहले ही कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड पहले से ही। इसने कहा ना कि ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लग रहा है इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, बिल्कुल हुई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कहां तक लेके गया? 3 से 7 मीटर पर सेकेंड तक, तो ये है 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपको फोर्स निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। फॉर्मूला क्या है? अभी हमने डिराइव किया था, कल डिराइव किया था, ठीक है, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 10 में। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है, और F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये भी है, ठीक, दोनों फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, ठीक है, हमें ऐसे दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, ये वाली फॉर्मूला। तो इस वाली फॉर्मूला में लिखेंगे F, m की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, 5 kg, 5 लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में ये फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है, यूनिट्स यहाँ साथ साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। v माइनस यू, v फाइनल वेलोसिटी, 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3। हाँ देखो यहाँ पे यूनिट्स जो है ना, यहाँ सेकंड्स में है, यहाँ पे भी सेकंड्स में है, और यहाँ पे ये मीटर्स में है, ये केजी में है, ये ऐसा यूनिट्स होते हैं। मास का जो ऐसा यूनिट है वो केजी होता है, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ये मिनट में होता तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, ये और किसी यूनिट में होता तो इसको केजी में लाना था, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड का। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 7 माइनस 3 कितना होता है 4, है ना, डिवाइड बाई 2, ये 2 यहाँ पे है ना, 2 1 2 2 4, विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू, F किसके बराबर है, 5 2 10। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बताया था ना पिछले वाले वीडियो में मैंने कि ये किसके बराबर है, 1 न्यूटन के, ठीक है, यहां से ये 10 को छोड़ के, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका फोर्स, कितना फोर्स लगा, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा इसमें, ठीक है। ओके ओके, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, अगर यही फोर्स 5 सेकेंड्स के लिए, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, यही फोर्स, यही वाला 10 न्यूटन वाला अभी हमने निकाल लिया, ठीक है, यही अगर 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल यही वाली लेनी है जो थी, क्योंकि पहले से ही कहा ना, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां से यहां तक इंक्रीज की गई, ठीक है, की गई ना। अब ये कह रहा है कि अब वेलोसिटी इनिशियली तो इसी वेलोसिटी पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन
अब क्या किया जा रहा है, टाइम को अलग से कर लें, इसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। अब यहाँ पे देखो ये F जो है इसकी जगह पे आप लिखेंगे आप यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है। मिल गया आपको ये, ठीक है। अच्छा, मास तो उतना ही रहेगा ना, 5 kg। टाइम इन्होंने 5 सेकंड कर दिया है, ठीक है। और ये वाली फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल तो यही रहेगी, तो आपके पास यही फॉर्मूला रहेगी, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का है ही, मास जो है ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है, वो तो 5 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कह रहा है कि अब 5 सेकंड्स के लिए यही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट पे जो कि इनिशियली मूव कर रहा था इस वेलोसिटी के साथ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। इसको आप थोड़ा इंटरचेंज कीजिए और उसके बाद आप इसमें से v को निकालिए। आप इसकी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। मैथ्स में सीखा ही होगा, इम्प्लाइज अच्छा, तो ये है हमारे पास F इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम किस में है, डिवाइड में है ना, तो हम इसको इस साइड में लेके आएंगे, ये बनेगा F मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये बनेगा F इंटू टी इज इक्वल टू M, ठीक है, इंटू में V माइनस U। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज F इंटू में T इज इक्वल टू, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई अलग अलग दे सकते हैं हम, ठीक है, ब्रैकेट में है ना, M इंटू वी, एम वी माइनस, यहाँ पे ये माइनस M इंटू यू हो गया M। या एक काम करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई नहीं देते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो ये यहाँ पे M किस में है, v माइनस यू को, ये किस में है, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में है ना, जहां कोई निशानी बीच में ना हो, कोई भी साइन ना हो और ये ब्रैकेट्स हो, इनका मतलब ही होता है मल्टीप्लाई में। इसको हम इस साइड में लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। m यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको इक्वल टू के इस साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में, तो ये इसको डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। विच इम्प्लाइज f इंटू टी डिवाइडेड बाई m, ठीक है। ये माइनस यू है ना, इसको हम एक साइड, इस साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस यू जो है ये हो जाएगा प्लस यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। और ये आप लिख सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो ये इसके बराबर है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, एक ही बात है ना। v इज इक्वल टू किसके बराबर आया, f इंटू टी डिवाइडेड बाई m प्लस में u, ठीक है। देखो यही लिखा, ठीक है। तो ये यहां से आपके पास एक फॉर्मूला सी आ गई, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ ये करना है। देखो एडजस्टमेंट हमने कैसे किया, ठीक है। ये मैथ्स में कॉमन है, आप मैथ्स में ये बार बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं और हम अब वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो v हमें v ही तो निकालना है ना, ठीक है। v इज इक्वल टू f की जगह पे 10 न्यूटन जो कि हमने अभी फाइंड किया था, f की जगह पे 10 लिखेंगे। अब वेलोसिटी है ना, तो इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, तो लास्ट में वही लिख देंगे, अलग अलग से ये न्यूटन, ये केजी, ये साथ लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। 10 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे सिर्फ, 10, हाँ आ गया 10, ठीक है, 10 न्यूटन। मल्टीप्लाई में यहाँ पे टाइम क्या है, 5 सेकंड के लिए इस वक्त 5 सेकंड दिया हुआ है, पहले क्या दिया था 3 सेकंड, लेकिन इस वक्त 5 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय मास कितना इसका 5 kg, तो लिखेंगे 5, ठीक है। प्लस में u इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 3, ठीक है। मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया ये, ठीक है। ओके, अब यहां तक आ गया आपको। अब यह देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखो ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 5 1 5 5 1 5 कैंसिलेशन होगी, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 10 1 10 होता है, ठीक है। डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस ये 10 है, प्लस में 3, ठीक है। विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 कितना होता है 13, यूनिट लगाएंगे मीटर पर सेकंड, लास्ट में यूनिट जरूरी लिखना, ये बोलना नहीं है, ठीक है। और यही है आंसर, ठीक है, यही आंसर है, हाँ 13 ही आंसर है, ठीक है। और इसमें 10 न्यूटन, ठीक है।
उसके बाद है एग्जाम्पल 2.2। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो अनसॉल्व, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ओके, तो आप क्या कर रहे थे हम, ये कुछ एग्जांपल्स में इसलिए दिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। आप इनकी मदद से अनसॉल्व वालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप एक चीज कर सकते हैं कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और जो जब हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करें तब आप ये कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 है, ठीक है। 2.2 की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है इसमें, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, इनमें से कौन सी किस वाली चीज में, किस वाले केस में ज्यादा फोर्स चाहिए होगा हमें, ठीक है। ज्यादा फोर्स किस में होगा, ग्रेटर फोर्स किस में होगा। एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास, 2 kg के मास को एक्सेलरेट करना एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास यहां पे देखो क्या कहा है, पहले वाले केस में ये कह रहा है कि इसमें कितना फोर्स चाहिए होगा, F1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। दो केसेस है ना, एक में F1 एक में F2 लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये F1 आपको फाइंड करना है पहले वाले केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग है 2 kg मास आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 kg का, ठीक है, 2 kg। और उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, कितना है वो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो, ये आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में से पता लग रहा है, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वहां से मिल रहा है। आप ये एक और चीज से भी देख सकते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन कितना है बाय सीइंग द यूनिट्स, ठीक है। आप सिर्फ यूनिट्स देखो, ठीक है, यूनिट्स देखो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके यूनिट है, एक्सेलरेशन के, तो आपके पास ये एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स फाइंड कर सकते हो, आपके पास ये मास, इसको m1 नाम रखते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मासेस हैं, इसीलिए हम m1 इसका नाम रखेंगे और a1 इसका नाम रखेंगे, ठीक है। फोर्स फाइंड करो। हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन का, थर्ड नहीं, सेकंड लॉ है मोशन का, ठीक है। क्या है वो, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। m वहां पे क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास F किसके बराबर होगा, F आप फाइंड कर सकते हैं। F की जगह क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू m की जगह मास है हमारे पास, कितना है वो, 2 kg, ठीक है। kg लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है फोर्स के यूनिट न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, देखो ये kg में है और ये मीटर में है और सेकंड स्क्वायर में है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये SI यूनिट्स में है, ठीक, ऑलरेडी। तो इसमें कन्वर्जन नहीं करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, 5, ठीक है। विच इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू 2 5 10 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक फोर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, जिसका F2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसका जो मास आपके पास है वो गिवन है 4 kg, कितना दिया हुआ है, 4 kg। और एक्सेलरेशन इस वक्त गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब यहां पे यही फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव की थी, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करोगे। F2 कितना होगा, मास कौन सा वाला, M2 वाला, ठीक है। ये M2 है, ठीक है, और ये A2 है, ठीक। ये M1 है और ये A1 है। अच्छा, यहां पे कितना है फोर्स, ये मास कितना है, 4 kg का, मल्टीप्लाइड बाय ए, एक्सेलरेशन कितना है, 2। दैट मींस हमारे पास F2 कितना आता है, 4 2 8 न्यूटन का। अब मुझे बोलो, अब यहां से तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें फोर्स ज्यादा होगा, किसमें होगा ज्यादा। ये 10 न्यूटन का है और ये 8 न्यूटन का है। ऑब्वियसली F1 वुड बी ग्रेटर देन F2, दैट्स इट। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है।
ओके, F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 2 kg के ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है उस पे, और उसको इस एक्सेलरेशन इतनी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। F1 जो है वो इससे ज्यादा है, ठीक है, F2 से। ओके, अब यहां पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे हमारे पास एग्जांपल है 2.3, ठीक है। कौन सी एग्जांपल है? 2.3 कह रहा है अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108। अभी पता नहीं है कि इनिशियल है या फाइनल है, ठीक है, देखते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ते हैं। एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसका मतलब ये u है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, इस वेलोसिटी से मोटर कार चल रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, स्टॉप हो रही है। इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, और टाइम कितना है, इट टेक्स 4 seconds, 4 seconds लग रहे हैं इसको स्टॉप होने में, ठीक है। ओके, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, जो कि ये मोटर कार की ब्रेक जो है, ब्रेक्स वो लगा रही है, एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। मोटर कार पर जो ये ब्रेक्स फोर्स अप्लाई कर रही है वो आपको निकालना है। इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। पैसेंजर्स को लेकर इसका जो मास है इस कार का, ठीक है, मोटर कार का, वो कितना है, 1000 kg, मगर पैसेंजर्स को लेकर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फोर्स, ठीक है। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, F इज इक्वल टू m टाइम्स v माइनस u, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। इसमें आपके पास v गिवन है, ये रहा v, u गिवन है, ये रहा v, u, और ये टाइम भी हमारे पास ये है, और यहाँ पे मास चाहिए और मास भी हमारे पास गिवन है। अब आप निकाल सकते हैं F, लेकिन वो निकालने से पहले हमें देखना है कि सब SI यूनिट में है या नहीं। देखो, ये सेकंड्स में है, ये kg में है, बिल्कुल ये SI है, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में होना था, जैसा कि हम इससे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो इससे पहले अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको वहां देख लीजिएगा। u इज इक्वल टू 108, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। हाँ, ओके, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, ठीक है, 9 12 जार होता है 108, 9 2 जार 18, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू 6 5 जार 30 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें यूज कर सकते हैं ये वैल्यूज, ठीक है, इन वैल्यूज को यहां यूज कीजिए। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, 1000 kgs, ठीक है। v कितना है आपके पास, 0 माइनस u कितना है आपके पास, 30, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब मुझे ये बोलो, अब इसको सॉल्व करो आप, यहां पे इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको यहां पे कर लेते हैं। इसको कैंसिलेशन हो सकती है ना, 4 1 जार 4 2 जार 8, 24 5 जार 20, 0 जार, ठीक है, ओके। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, 250 माइनस 30 which is equal to 0 0 7, ओके, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है ये आप खुद भी ऐसे देख सकते हो, 250 मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, 0 0 जार 0, 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, और यहां से 3 0 जार 0, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 होता है 7, ठीक है,
0.0057, ठीक है, ऐसे हमने किया ये, ठीक, और माइनस साइन ऐसी ही रही। अब यहाँ पे बोलो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। माइनस साइन ये नहीं दिखा रहा कि फोर्स माइनस हो गया, ठीक है, माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मोशन के अपोजिट है। ऑब्जेक्ट जो है, ये मोटर कार जो है ब्रेक लगा रही है, अगर इसका मोशन यहाँ की इसकी तरफ है, इस साइड में है, ठीक है, तो जो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो ब्रेक्स इस पर फोर्स लगा रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगी ना, तभी जाके तो ये रुकेगा, ठीक है। इसीलिए ये अपोजिट डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन जो है, यहाँ पे माइनस साइन है, ये दिखा रहा है कि जो मोशन, जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो मोशन के अपोजिट साइड में लग रहा है, ठीक है। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल 7,500 न्यूटन, ओके। फिर इसमें 2.4 भी है एक एग्जांपल, इसमें तो काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, 2.5 भी है, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, ये आप लोग खुद करिएगा। अगर ये नहीं आता है तो लेट मी नो, हम यहां पे ही कोशिश करेंगे ये करने की, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, हमारे पास है अब नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का तीसरा लॉ, थर्ड लॉ क्या कह रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा सेकंड लॉ में, ठीक है, सेकंड लॉ में क्या पढ़ा हमने कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन देखो थर्ड लॉ जो है वो कहां से आया, कैसे उसका पता लगा। थर्ड लॉ में हम ये चीज देखते हैं कि जैसे आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करवाते हैं, टकराते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना फोर्स, जिस फोर्स से आप इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराते हैं, कोलाइड करवाते हैं, कोलिजन इनके बीच में करवाते हैं, ठीक है, जिस फोर्स के साथ आप इसको फेंकेंगे, अगर उसी फोर्स जब आप इसको टकराओगे इसके साथ, सेम फोर्स इस पर भी लगेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पर उसी फोर्स से क्या करता है, उसी फोर्स से हिट करेगा, जिस फोर्स से आप इस ऑब्जेक्ट को इस पे हिट कर पाओगे। देखो क्या होता है, अगर आप ऐसे मान लो कि आप इसको मूव कर सकते हो, इसको अपनी जगह पे रखा है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, ठीक है, ये रुका हुआ है अपनी जगह पर है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको मूव करवा रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपने इसको मूव करवाया, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा, वो इसके साथ टकरेगा, ठीक है। जब ये दोनों आपस में टकरते हैं तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा बीच में टकरेंगे ना, तो असल में क्या था, आप इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, ये फोर्स वही एफ फोर्स लेकर इसके साथ टकराएगा। जब इसमें फोर्स एफ है और वो उसकी डायरेक्शन इधर को है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया, इस चीज को ऐसा, मतलब एक्सपेरिमेंट जो किए गए उसमें ये देखा गया कि ये ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स इस पर एक्सर्ट करता है, यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम एफ फोर्स से इस पर फेंकते हैं, तो ये वाला तो फेंका नहीं हमने, ये अपनी जगह पे रखा था, ये भी इस पर एफ फोर्स लगाता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर उधर को होगी, इस वाले की डायरेक्शन कहां को होती है, इस तरफ को, इसके अपोजिट, इस वाले के अपोजिट, ठीक है। सेम आप ऐसा कर सकते हो, दीवार पे आप बॉल के साथ तो खेलते ही होंगे, तो जब आप बॉल दीवार के साथ मारते हो, वहां पे क्या होता है, दीवार के साथ बॉल लगती है और उसके बाद फिर वापस आती है। वापस कैसे आती है वो, असल में क्या है कि अगर आपके पास ये बॉल है, ठीक है, आप यहां से बॉल इस पर फेंक रहे हो, ठीक है, बॉल यहां से जो आप फेंक रहे हो, आपने बॉल पर एक फोर्स लगाया, वो बॉल उस फोर्स के साथ इस दीवार के साथ टकरी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बॉल जो है ये इस दीवार पर फोर्स लगाती है, ठीक है, लेकिन लॉ के मुताबिक, एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक क्या होता है, ये दीवार जो है ये तो रुकी हुई है, ये तो नहीं चल रही है, लेकिन ये भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है, ये भी फोर्स लगाती है इस बॉल पर। कितना फोर्स, जिस फोर्स के साथ ये बॉल इसके साथ टकरती है, उतना ही फोर्स ये दीवार भी इस बॉल पर वापस लगाती है, बस फर्क इतना ही है, सेम फोर्स इस पर भी आता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को रहेगी, ठीक है, ओके। इसीलिए बॉल हमारे पास वापस आती है, क्योंकि जितना हम यहां से एक्शन देते हैं, यानी कि बॉल यहां, जितना हम यहां से फेंकते हैं, वैसे ही वहां से रिएक्शन आता है, ठीक है, वापस आती है बॉल, ओके। वैसे ही आप देख सकते हैं कि जब हम चलते हैं, ठीक है, रोड पर चलते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास ये ग्राउंड है, आप जैसे यहां पे चलते हैं, पैर रखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आप डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स पुश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा
पीछे की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो इस साइड में होता है थोड़ा डाउनवर्ड्स, ठीक है, एक फोर्स लगता है, ये एक्शन होता है, ठीक है, और ग्राउंड जो है वो वहां पे रिएक्शन देता है, वो इक्वल बट अपोजिट फोर्स आगे की तरफ को देता है, ठीक है। इक्वल फोर्स होता है, जितना फोर्स हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं, पैर से जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड भी हमारे पैर पे लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और इससे हमें फायदा क्या होता है कि हम चल पाते हैं, इजीली चल पाते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें एक फोर्स, खुद का ही फोर्स होता है जो कि ग्राउंड हमें वापस देता है, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं। हाँ, आपके पास गन है, ठीक है, उसमें बुलेट है। जब गन में से बुलेट को फायर किया जाता है, क्या होता है कि बुलेट जो होती है वो एक वेलोसिटी के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है, चली जाती है। गन जो होती है उसकी भी अपनी एक वेलोसिटी होती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप बुलेट को फायर करोगे, ठीक है, बुलेट गन में से बाहर आ गई, वो क्या करती है, बुलेट पे आप एक फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उसमें सम एक्सप्लोसिव मटेरियल भी कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो आगे जाती है, और वो क्या करती है, एक फोर्स उस पे एक्सर्ट होता है बुलेट पे। जब बुलेट पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, बुलेट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन थर्ड लॉ के मुताबिक सेम वैसा ही फोर्स जैसा कि बुलेट इस वक्त एक्सपीरियंस कर रही है, वैसा ही फोर्स गन भी एक्सपीरियंस करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट जो है वो क्या करती है, निकलने के टाइम पर जब वो बाहर बुलेट निकलती है, वो वैसा ही फोर्स, एक फोर्स की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इस साइड में, जैसे यहां पे मान लो इस साइड में है, लेकिन यहां से इस साइड में वो बराबर का फोर्स देती है, ठीक है, अपोजिट फोर्स यहां पे देती है, किसको, गन को, जिसको हम रिकॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो गन भी वैसा फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इसीलिए जब भी गन लेकर कोई, मतलब ऐसे ही अगर हम किसी सोल्जर की बात करें, ठीक है, तो गन जब उन्होंने हाथ में ली होती है, तो उसमें गन जो है, गन फायर करने के टाइम पे गन जो है वो पीछे की तरफ आती है। या आप ऐसा ले सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गन हाथ में लेते हो और उसके बाद इसमें क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट पीछे की तरफ आता है, ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, ओके। तो ऐसा भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो आप बुक्स में से निकाल सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और फिर हम इसको कैसे अब स्टेट करेंगे, इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल आप यहां से ले सकते हो कि अगर आप, जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी किया था फुटबॉल का, ठीक है, फुटबॉल को आप किक करते हो, ठीक है, जब आप किक करोगे आप फोर्स इस पे लगा रहे हो, लेकिन वैसा ही फोर्स आपके पैर पे भी लग रहा है, ठीक है, कौन दे रहा है, वो ये बॉल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उतना ही फोर्स, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक। अब इसको हम कैसे स्टेट करेंगे, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आप कोई एक्शन दोगे तब क्या होगा, एक अपोजिट रिएक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ओके। थैंक यू।